क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने निशात मिल में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया होता तो निशात मिल आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती? आपका आज के दिन टोटल कितना कैपिटल गेन हो जाता, टोटल कितना आपका डिविडेंड होता, डॉलर में कितना रिटर्न बनता, टैक्स कितना पे करना पड़ता? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी। तो निशात मिल की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 2010 में इसकी प्राइस थी तकरीबन 67 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं जी 1493। और हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है। 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ का, जिसकी वैल्यू बनती है 3732 रुपये। 2011 में ये कंपनी हमें 3.3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5000 रुपया। 2012 में ये कंपनी हमें 3.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5000 रुपया। 2013 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5900। 2014 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5900। 2015 में भी ये कंपनी हमें 4.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6700। 2016 में भी ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 7400। 2017 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 7400, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें 4.75 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 7000 रुपया। 2019 में भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5900। 2020 में भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5900। 2021 में भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5900, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। 2022 में भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 6000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 7400 रुपया। 2024 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4400 रुपया। और 2025 में ये कंपनी हमें 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 3000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। ये जितने डिविडेंड है ये हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। और ये जो डेट है ये डिविडेंड की पे आउट डेट है, और ये जो डेट है बाय की वो हमने कब बाय किया इसको। तो निशात मिल का हमने देखा कि हर साल इस कंपनी ने हमें तकरीबन डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड की जितनी अमाउंट है वो हमने यहाँ पे रिसीव किया है, वो हमने यहाँ पे देखी है। अभी हम बात करेंगे अगर हम इसे आज के दिन सेल करते हैं तो इस कंपनी से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो शेयर हमारे पास आ गए 1493, प्राइस है इसकी 8 मई वाले दिन 155। तो वैल्यू इसकी बन रही है तकरीबन जी 2,32,000 रुपया। हमारी कॉस्ट कितनी आई 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2010 में। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसका कितना आया तकरीबन 1,31,000 रुपये का। डिविडेंड की मद में हमने 93,000 रुपया ले लिया आज तक, और टोटल गेन हमारा बना 2,25,000 रुपये का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना 9.40%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनी हो, दूसरे सेक्टर की कंपनी हो, या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात होगी ग्रास प्रॉफिट की, और ग्रास हमारा जो है XIRR कितना बना। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया इतना 93,000 रुपये का, इसमें हमने 15% टैक्स भी दिया, जिसके बाद हमारी अमाउंट बनी 79,000 की। कैपिटल गेन हमने ले लिया 1,31,000 रुपये का, इस पर हमने टैक्स दिया 15%, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी 1,12,000 रुपये की। तो टोटल हमारे पास 2,25,000 रुपया आया ग्रॉस प्रॉफिट। 33,000 रुपया हमने टैक्स की मद में दे दिया, और तकरीबन 1,91,000 रुपया हमने आफ्टर टैक्स जो है वो अमाउंट ले ली है। तो यहाँ मैंने CDC की फीस, NCCPL की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स थोड़ा बहुत जो है वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन यूजली जीरो हो जाता है, डिपेंड करता है हर साल FBR की क्या पॉलिसी होती है। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि हम
पास की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आगे हम बात करेंगे शेयर की। जी 1493 शेयर हो गए हमारे पास। प्राइस है इसकी $155। में इसकी वैल्यू बन रही है $833। कास्ट हमारी आई है $1185 की, क्योंकि हमने 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2010 में डॉलर की जो भी वैल्यू थी उस 1 लाख को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास $1185 बने। क्योंकि आज डॉलर की प्राइस वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से ये देखें $2,32,000 PKR में है, लेकिन डॉलर की वैल्यू बन रही है $833। लेकिन 2010 में 1 लाख की वैल्यू थी $1185 की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, हमें इधर लॉस हुआ है $352 का। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $717 जो हैं वो बैंक अकाउंट में रिसीव किए हैं, और ये जितने भी डिविडेंड हमने ले लिए हैं PKR में, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है डॉलर में, और फिर हमने इसको जमा किया है, तो ये हमारे पास आ गए $717। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $365 का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, $2.30 का। ये बना जी डॉलर टर्म में, ये बना PKR में। तो ये केस स्टडी करने का बेसिक पर्पस यही है कि हमें पता चल सके कि पास में पिछले 15-20 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं आज के दिन लमसम, तो फ्यूचर में हमें इस कंपनी से कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम SIP करते हैं तब कितना मिलेगा, लमसम करते हैं तब कितना मिलेगा। SIP इस कंपनी की सेम की वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई, वो आप देख सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट की अब आज बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करते तो कितना रिटर्न मिलता, और अगर आप SIP करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पास में अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज के दिन इतनी वैल्यू होती, और अगर अगले 15 सालों में इस कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम टाइप के ही पे आउट रहें, प्राइस की मूवमेंट भी सेम ही रहे, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ऑफ कोर्स गेन बढ़ जाएंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो गेन हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर में। फ्यूचर को हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं पास की परफॉर्मेंस पे, बाकी ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती कि इसी तरह के रिटर्न ही हमें मिलेंगे। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और फ्यूचर में हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप इस कंपनी को या इस सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर भी कर सकते हैं इसी तरह, पास्ट में किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी होपफुली उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी केस स्टडी निशात मिल की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।